हेलो एवरीवन। आज हम लोग का KGMU का जो सीरीज़ चल रहा था उसका फाइनल सीरीज़ है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है आप लोग का। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विद COPD नर्स वुड एक्सपेक्ट टू विच लेबोरेटरी फाइंडिंग। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आप COPD वाले पेशेंट को अगर उसको एसेस किया जाएगा तो कौन सा एक्सपेक्टेड फाइंडिंग यहाँ पे लेबोरेटरी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। जी नहीं, प्लेटलेट काउंट यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता है, तो इसको हम लोग कट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन और डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जी नहीं, ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट है एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो COPD में सीरम कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है एलिवेटेड रेड ब्लड सेल काउंट। जी हाँ, इसका आंसर यही होगा। और इसका आंसर जो ये होगा तो क्यों होगा, इसका रीज़न एक यही है, क्योंकि क्या होता है कि जो COPD में क्या हो जाता है कि उसमें जो CO2 का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। CO2 का लेवल क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इसमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, उसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। एक COPD जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्रोनिक हाइपोक्सिया हो जाता है। और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया मतलब बोल सकते हैं इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो RBC का लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। RBC का लेवल इंक्रीज क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है इसमें। RBC के साथ साथ में RBC एंड आपका HB यानी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि HB जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी O2 को कैरी करता है। O2 को कैरी करता है, तो ऑब्वियस बात है जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, CO2 ज़्यादा हो रहा है, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए यानी इसको डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करेगा कि आपका जो है ऑक्सीजन को फुलफ़िल करने के लिए हीमोग्लोबिन और RBC का लेवल बढ़ जाएगा। और ये RBC का लेवल बढ़ने के पीछे एक रीज़न होता है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जो है आपका जो सेक्रेट होता है किडनी से, जो सेक्रेट होता है उसका लेवल इसमें बढ़ता है, जिसकी वजह से RBC और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, ताकि उसकी डिमांड को फुलफ़िल किया जाए। क्योंकि ऑक्सीजन कम रहता है और CO2 बढ़ जाता है, तो उसके डिमांड को, ऑक्सीजन को फुलफ़िल करने के लिए आपको यहाँ पे इरिथ्रोपोएटिन का सेक्रेशन बढ़ता है किडनी के द्वारा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन और RBC का लेवल बढ़ता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में सर्कुलेट कराता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो D है यही इसका आंसर है। क्योंकि क्या होगा, एलिवेटेड RBC लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। RBC के साथ साथ में हीमोग्लोबिन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाता है COPD में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विच इज़ एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। बोल रहा है कि इसमें कौन सा इंटरवेंशन जो है COPD में किया जाता है। ये जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, इसको बोल सकते हैं आप COPD। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला है कि क्या करेंगे, कौन सा इंटरवेंशन करेंगे COPD वाले पेशेंट में, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। नहीं, अभी इससे बेटर इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे हम लोग। हाई फ्लो ऑक्सीजन, देखिए कभी भी हाई फ्लो ऑक्सीजन COPD वाले पेशेंट में नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो है आपका जो CO2 जो होता है, CO2 ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। जब भी CO2 रिटेन होता है, CO2 रहेगा तभी स्टिमुलेट होगा उसका रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन प्रॉपर हो पाएगा। और कभी भी जब O2 अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी COPD वाले पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल हाई फ्लो नहीं होकर के 1 से 2 लीटर उसको लीटर पर मिनट में उसको मेंटेन किया जाता है ऑक्सीजन का लेवल COPD वाले पेशेंट में। तो ये वाला आपका पहला और दूसरा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रोनिक स्टेरॉयड थेरेपी, नहीं स्टेरॉयड थेरेपी भी नहीं देंगे। पर्स्ट लिप ब्रीदिंग, जी हाँ ये किया जाता है। पर्स्ट लिप ब्रीदिंग एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जब भी जो पेशेंट को बोलेंगे एक्सपायर करने के लिए, तो वो जो माउथ के थ्रू, लिप के थ्रू ये क्या करेगा, एक्सपायर करेगा। एक्सपायर मतलब जो करेगा उसमें क्या होता है कि जो इसका जो एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन का जो लेंथ होता है 2 to 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज होता है। 2 to 3 टाइम्स उसका लेंथ जो है, नॉर्मल अगर एक्सपायरेशन करेगा, उससे ज़्यादा अगर एक्सपायरेशन का जो टाइमिंग होता है पर्स्ट लिप ब्रीदिंग में, वो 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना उसमें बढ़ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर जो भी CO2 होता है प्रॉपर उसमें
निकलते रहता है, क्योंकि ज़्यादातर CO2 रिटेन होने लग जाता है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे CO2 का रिटेंशन देखने को मिलता है COPD वाले पेशेंट में, तो जिसकी वजह से एयर ट्रैपिंग होने लग जाता है। तो एयर ट्रैपिंग को रोकने के लिए उसमें क्या करना होता है कि जो उसको पर्स लिप ब्रीदिंग करवाना होता है कि प्रॉपर उसका बाहर उसका कोई भी एयर ट्रैपिंग ना हो, प्रॉपर बाहर निकल जाए। तो ये एक्सरसाइज कराई जाती है पेशेंट में। तो ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरल चेस्ट इज सीन इन, ठीक है। जब भी जो बैरल चेस्ट जो होता है, बैरल चेस्ट जो इसमें एक एम्फाइसीमा का एक इम्पोर्टेंट एक साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। रिकेट्स नहीं होगा, निमोनिया भी नहीं होगा, काइफोस्कोलियोसिस भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। एम्फाइसिस देखने को एम्फाइसीमा में बैरल चेस्ट एक इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है जो कि देखने को यहाँ पे एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा इज। देखिए अस्थमा के बहुत सारे कॉज होते हैं, जो कि उसमें से मोस्ट कॉमन पूछा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मोस्ट कॉमन यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉज होता है उसके लिए बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या है, एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी जो है हम लोग का आंसर यही रहने वाला है। एलर्जी जो होता है अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एलर्जी की अगर बात किया जाए तो मेनली आप पोलन बोल सकते हैं, एलर्जी के एग्जांपल में पोलन बोल सकते हैं, डस्ट बोल सकते हैं। ये सब जो चीज़ अगर पेशेंट को, अगर जो जिसको अस्थमा हो रखा है ये अगर इनहेल करेगा तो उसको इसके कंडीशन में और इंक्रीज हो जाएगा, ये कि मेन कॉज में ये माना जाता है एलर्जी को। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जी हाँ, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बट इम्पोर्टेंट की यहाँ पे बात आएगी तो आपका एलर्जी जो हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। न्यूमोथोरैक्स, जी नहीं, न्यूमोथोरैक्स में नहीं होता है। न्यूमोथोरैक्स की वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है कि इसके कारण ही नहीं है न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जी हाँ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में जहाँ पे बात आएगा तो ये एलर्जी वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हार्ट में अगर सपोज डैट हार्ट में अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अगर होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से जो इसका जो बैकफ्लो होगा लंग्स में जा कर के, जिसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर। अभी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो CO2 जो होता है एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलस की तरह काम करता है। तो इसमें ऑप्शंस में हम लोग इसको देख लेंगे कहाँ पे है CO2। तो CO2 एक्सेस जहाँ पे भी रहेगा तो ये क्या रहेगा, एक आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलस की तरह काम करता है। CO2 जब भी एक्सेस होगा तो, ऑक्सीजन एक्सेस होगा तो नहीं, ऑक्सीजन एक्सेस हो जाएगा तो उसका प्रॉपर रेस्पिरेटरी सेंटर काम ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इंक्रीज pH ऑफ ब्लड, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन लैक हो सकता है, लेकिन मेन उसका क्या होना चाहिए, CO2 एक्सेस होना चाहिए। जब भी CO2 एक्सेस रहेगा तो एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है ब्लड इनटू स्पूटम ऑफ अ पेशेंट कॉल्ड। क्योंकि जब भी स्पूटम में अगर ब्लड आ रहा है, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है। इसका पहला है हिमोप्टाइसिस। इसका मेन ऑप्शन ए जो है यही कंप्लीट इसका आंसर है, क्योंकि जब भी स्पूटम के साथ साथ ब्लड आने लगे तो इसको हिमोप्टाइसिस बोला जाता है। एपिस्टैक्सिस की बात किया जाए तो एपिस्टैक्सिस में उसका नोज़ से ब्लीडिंग होता है। जब भी नोज़ से ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ ब्लीड करेगा, उसको एपिस्टैक्सिस बोल सकते हैं। हेमेटिमेसिस की बात किया जाए तो जब भी वोमिटिंग में अगर ब्लड आता है तो उसको हेमेटिमेसिस बोला जाता है, जो कि इसका आंसर नहीं है। मेलिना, जब भी स्टूल में अगर ब्लड आता है तो उसको मेलिना बोला जाता है। तो हम लोग का आंसर है हिमोप्टाइसिस जो है स्पूटम में ब्लड को बोला जाता है, जो कि टर्मिनोलॉजी में आपका ये ऑप्शंस आ सकते हैं। टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका ये चारों टर्मिनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट विच टर्म शुड बी यूज टू डॉक्यूमेंट द म्यूजिकल साउंड्स जनरेटेड बाय एयर फ्लो थ्रू नैरोड एयरवेज। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कोई जो ये वाला एयरवे है, ये नॉर्मल है, लेकिन यही जो एयरवे अगर सपोज डेट ये नैरो हो जाएगा, पतला हो गया नैरो, उस नैरो एयरवे से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है साथ में, तो उसका किस टाइप का साउंड यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसका
क्रैकल्स नहीं होता है। वीजिंग इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वीजिंग में क्या होता है, इसको एक अस्थमा का जो इम्पोर्टेंट, अस्थमा में मेनली ये देखने को मिलता है वीजिंग, जो कि हम लोग का ये आंसर है। स्ट्राइडर भी नहीं, स्ट्राइडर का होता है हाई पिच साउंड निकलता है, उसको स्ट्राइडर बोला जाता है, जो कि इसका आंसर नहीं है। जो कि आंसर की बात किया जाए तो वीजिंग जो है, वीजेस जो है अस्थमा का एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, जो कि नैरो एयरवे नैरो होने की वजह से जब भी पेशेंट एक्सपायर करेगा तो एक म्यूजिकल साउंड की तरह देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, कंप्लीट है। नेक्स्ट है, आफ्टर अ लैरेंजेक्टोमी, बोला कि लैरेंजेक्टोमी के बाद, आफ्टर लैरेंजेक्टोमी विच ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट टेक्स प्रायोरिटी, यानी जब भी आप लैरिंग्स को निकाल दिए ऑपरेट करके, तो उसके बाद कौन सा असेसमेंट जो है सबसे पहले, प्रायोरिटी की जब भी बात किया जाए तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट ढूंढना है, यानी जो पहले फर्स्ट वाला को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यानी जब सबसे पहले जो काम करेंगे उसी को प्रायोरिटी में कंसीडर किया जाता है। तो क्या इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एयरवे पेटेंसी, जी हाँ, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे, लेकिन एयरवे पेटेंसी क्यों होता है, क्यों इसको एसेस करना होता है, इसका प्रायोरिटी फर्स्ट। तो एयरवे पेटेंसी अगर रहेगा तभी ये, क्योंकि अगर एयरवे पेटेंसी नहीं रहेगा, अगर मान लेते हैं आप लाइनिंग्स को निकाल दिए हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग होगा। तो यहाँ पे एयरवे पेटेंसी को देखा जाता है, और साथ साथ में उसको फ्रीक्वेंट स्वेलिंग तो नहीं कर रहा है। जब भी एक ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछता है कि इसका अगर कोई पेशेंट है उसको लैरिंजेक्टोमी हो रखा है और वो फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग कर रहा है, तो उसको क्या इंडिकेट करता है, तो ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है कि हाँ लैरिंजेक्टोमी किया गया वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है। तो आपको क्या करना होता है कि फ़ौरन आपको जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको नोटिफाई करना होता है और उसको हाई फॉलोअर पोजीशन दे देना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कर लेगा पेशेंट जो है, एक्सपायरेशन का चांस बढ़ जाता है, एक्सपायरेट कर लेगा पेशेंट, क्या कर लेगा, एक्सपायरेट कर लेगा। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले जब इसका चेक करना होता है, प्रायोरिटी क्या रहता है, एयरवे पेटेंसी को चेक करना होता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग कर रहा है या फिर और तो समझ सकते हैं कि ब्लीडिंग वहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या करेंगे, प्रॉपर एयरवे मैनेजमेंट किया जाएगा और उसका हाई फॉलोअर पोजीशन भी वहाँ पे दे देंगे पेशेंट को, ताकि वो एक्सपायरेट न कर ले। कभी भी प्रायोरिटी की बात किया है तो ए, बी और सी, इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, ए बी सी, यानी एयरवे पहले देखेंगे, एयरवे को पहले, नेक्स्ट देखेंगे ब्रीदिंग को, फिर देखेंगे उसको सर्कुलेशन को। तो क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे, ये सब प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी का मतलब सबसे पहला क्या है, तो हम लोग का एयरवे पेटेंसी है। लंग साउंड को यहाँ पे क्या ये वाला ऑप्शन यहाँ पे LU है, लंग साउंड तो नहीं, यहाँ पे सबसे बेस्ट है हम लोग का आंसर फर्स्ट वाला, एयरवे पेटेंसी को चेक करना हम लोग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेक करना है। पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ सर्जरी, क्या मतलब ये चेक करेंगे कि यहाँ पेशेंट एक्सेप्ट किया है कि नहीं सर्जरी को, ये हमारे प्रायोरिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी का मतलब पहला चेक करेंगे हम लोग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज फाउंड या सेक्रेटेड इन द सलाइवा, जो कि सलाइवा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सलाइवा में जो क्या होता है कि एंजाइम, कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है सलाइवा में, तो क्या रेनिन सेक्रेट होता है, नहीं, रेनिन सेक्रेट यहाँ पे नहीं होता है। टाइलिन, जी हाँ, टाइलिन सेक्रेट होता है। टेनिन सेक्रेट नहीं होता है, और रेजिन भी सेक्रेट नहीं होता है। टाइलिन क्या होता है, जो टाइलिन जो सेक्रेट होता है सलाइवा में, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आप इसको सलाइवरी एमाइलेज भी, इस चीज़ को टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज भी बोला जाता है, जो कि इसका मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क की अगर बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है माल्टोज और ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको CHO से इसमें डिनोट किया जाता है, इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा माल्टोज एंड ग्लूकोज में, माल्टोज एंड ग्लूकोज में, सॉरी एक मिनट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करेगा, माल्टोज एंड ग्लूकोज में ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है, जो कि सलाइवा में सेक्रेट होता है। नेक्स्ट है, पेनफुल स्वालोइंग इज नोन एज, क्या पेनफुल स्वालोइंग को क्या बोलते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया नहीं होगा, डिस्फेजिया का अगर पूछता कि डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, यहाँ पे पेनफुल ना होकर के डिफ़िकल्टी अगर पूछ देता, डिफ़िकल्टी अगर पूछता तो हम लोग का ऑप्शन हो जाता डिस्फेजिया, तो लेकिन डिफ़िकल्टी नहीं पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया को इंडाइजेशन भी बोलते हैं,
इसको इंडाइजेशन भी बोला जाता है। तो डिस्पेप्सिया भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। ओडिनोफेजिया, जी हाँ, ओडिनोफेजिया मतलब इसका पेनफुल स्वैलोइंग को क्या बोलते हैं, पेनफुल स्वैलोइंग को ओडिनोफेजिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट है एटेक्सिया, जो ऑप्शन नंबर डी है एटेक्सिया है। एटेक्सिया जो भी मसल का कंट्रोल जो होता है वहाँ पे प्रॉपर नहीं होता है, पुअर कंट्रोल ऑफ मसल्स की अगर बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एटेक्सिया बोलते हैं, जो कि ये भी आंसर हम लोग का नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या है, ओडिनोफेजिया मतलब पेनफुल स्वैलोइंग। अगर पूछ देता डिफ़िकल्टी स्वैलोइंग तो उसको डिस्फेजिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो भी लोग KGMU का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रॉपर एक ही चीज़ को आप लोग करना है कि निगेटिव मार्किंग के पे खास निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर लिए आप लोग, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को करना क्या है कि मेनली जो आप टच करेंगे, टच वाला पोर्शन का मतलब है कि जो भी आपका नर्सिंग सब्जेक्ट है, तो आप नर्सिंग पढ़े हुए हैं और जो क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ 60%, बहुत लोग 50-50 बोलते हैं कि 50% लग रहा है कि 50% नहीं है, तो नहीं, जब भी आपको 60% लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस का आंसर सही हो सकता है, तभी आप लोग को मारना है वो आंसर को। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाला है। निगेटिव मार्किंग में जो भी लोग कंट्रोल कर लेंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा। और कभी भी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट आप टच करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो गया, मैथ या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश, कोई भी अगर सब्जेक्ट आप टच कर रहे हैं तो आपको जो भी आंसर आपका है तो उसमें कम से कम 90 to 100% आप श्योर रहेंगे, तभी उस ऑप्शंस को टच करना है। अगर उससे कम आपका डाउट है, यानी अगर आप 70% भी डाउट है कि हाँ ये हो सकता है, तभी भी उसको टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं गलत होने के। लेकिन नर्सिंग वाले में कोई भी अगर ऑप्शंस में आपको 60% लग रहा है कि ये आंसर है, तो आप मार सकते हैं, उतना रिस्क आप ले सकते हैं, वो आपका रिस्क सही डायरेक्शन में चला जाएगा। बट बाकी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में आपका 90 से लेकर के 100% आप श्योर हैं, तभी उसको टच कीजिएगा, अदरवाइज़ टच मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका निगेटिव मार्किंग पूरा आपका एग्ज़ाम और पूरा आपका मेहनत बर्बाद कर देगा। और प्रॉपर OMR शीट को प्रॉपरली आपको भरना है। कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो रहेंगे उन लोग से पूछ लेना है, क्योंकि OMR शीट अगर प्रॉपर नहीं भरिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसमें OMR शीट ही अगर गलत रहेगा तो आपने सही भी बनाया रहेगा, फिर भी आपका एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ रहेगा, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि OMR ही गलत आपने भरा है। तो इसीलिए जो भी लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का टारगेट जो रहेगा नॉर्थ सेट रहेगा। ओके, थैंक यू।